हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा 1936 दोस्तों और तेभागा आंदोलन को देखेंगे। उसके बाद 1857 का क्रांति को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोगों को भाई बहनों से जो वीडियो दिखेगा वो वीडियो अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 दोस्तों देखिए 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और आंध्र प्रजातीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। धातव्य है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों और प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त हुए थे। दोस्तों और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इस अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। दोस्तों देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदारी वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था, साथ ही भूस्वामी की समाप्ति, राजस्व लगान में कमी करना और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना इनकी मुख्य मांगे थी। दोस्तों देखिए तेभागा आंदोलन देखिए 1946 दोस्तों 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल और सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल और भू राजस्व आंदोलन, जिसे हम लोग फ्लाउड आयोग की तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना था। इसमें बटाईदारों ने यह मांग की जमींदार या जोतदार को दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में फसल यानी कृषि उपज का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्से बांटने तक उपज बटाईदार के खमार यानी गोदाम में रहेगी। फसल बंटवारे की इसी अनुपात को बटाईदार का हिस्सा 2/3 तथा जमींदार का 1/3 के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहते हैं। चलिए इस आंदोलन के नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। तिभागा चाहिए, हमें 2/3 भाग चाहिए एवं इनकलाब जिंदाबाद के जैसे नारे लगाए गए और इस आंदोलन ने जोतदार और बटेदारों के बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। जब सुहारवर्दी सरकार ने वर्गदार विधेयक प्रस्तुत किया तो आंदोलन ने गति पकड़ ली और इसे शीघ्र ही सरकार किसानों के दमन पर उतर आई और पुलिस कार्रवाई शुरू की। दोस्तों देखिए 1949 की सरकार ने वर्गदार अधिनियम बनाया और किसानों को अधिकांश मांगे मान ली। दोस्तों अधिकांश मांगे जो थी मान ली गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तेभागा आंदोलन देखिए दोस्तों कब हुआ था 1946 से 51। दोस्तों इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था और यह तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह जमींदारों के समर्थक पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था। दोस्तों यह विशेषकर नलगोंडा के किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह किया था। दोस्तों इस विद्रोह का तत्कालीन कारण कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या था। इसकी शहादत के बाद अति उग्र तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी तथा आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखा और 1951 तक किसी न किसी रूप से चलता रहा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चैप्टर पर। दोस्तों अब हम लोग दोस्तों अब यहाँ से 1857 का विद्रोह देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे? 1857 का विद्रोह। दोस्तों इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में आता है। दोस्तों इसको बढ़िया से देखिएगा। चलिए भूमिका देखिए 1757 फ्रांसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की और ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था। दोस्तों कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल के आयातक बनाने तक केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से औद्योगिकरण हुआ वह तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम कर
जमींदारों के अत्याचार और अंग्रेजों की भू नीतियों के कारण किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में पहुंच गए। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, और जिसमें नील, कपास और अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। दोस्तों, कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न में कमी आई, जिससे अकाल की बर्बरता बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 का एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क गया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, जो धीरे धीरे कानपुर में बरेली देखिए, झांसी और दिल्ली और अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई है, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को प्रमुख कारण चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, राजनीतिक कारण था दोस्तों। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रमुख था। दोस्तों, वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्य में अपनी सेना रखनी पड़ती थी, राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, और सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी, राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। दोस्तों, डलहौजी की राज हड़प नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। दोस्तों, वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय के राज्यों का क्रमवार देखिए। सतारा जो था तो 1848 में सतारा हुआ था, जोधपुर संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली 55, अवध 1856। फिर से देखिए, सतारा जो था आपका 1848, जोधपुर और संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856, 1856 अवध। दोस्तों, फिर से देखिए, सतारा आपका कितना था 1848, जोधपुर संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 53 में। दोस्तों, नागपुर 1854 में, करौली 1855, अवध 1856। दोस्तों, रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने के विषय भी असंतोष का कारण बना। दोस्तों, और डलहौजी ने दोस्तों 1855 में करौली को अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी। दोस्तों, फलतः इसे वापस लौटाना पड़ गया। 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था और डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। दोस्तों, इसीलिए अवध में रेजिमेंट कर्नल सलीमैन से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेजों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में आउटरम को वहाँ रेजिमेंट बनाकर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। दोस्तों, विलियम के बाद हेनरी लॉरेंस, विलियम के बाद कौन आया था दोस्तों? हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया। दोस्तों, देखिए, प्रशासनिक कारण देखते हैं हम लोग। प्रशासनिक कारण था दोस्तों, अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया और उच्च पदों से भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों को क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया था। दोस्तों, अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से ऊंच या श्रेष्ठ समझते थे। अब भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। अतः भारतीय इसे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना। दोस्तों, डलहौजी देखिए, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियों जब्त कर ली। अब मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किले खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग दोस्तों घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों को साथ दे दिया। दोस्तों,
ये बात केनिंग बोला था दोस्तों। और डलहौजी बोला दोस्तों कि तंजौर तक कर्नाटक के नवाबों को उपाधि जब्त कर ली गई और मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा दोस्तों। लाल किला अगर खाली करने को बोला जाएगा तो ये बोला था डलहौजी दोस्तों, ये यहाँ याद रखना है पॉइंट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखिए, प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाईयत धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई दोस्तों। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अकाल की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी दोस्तों। अकालों ने दोस्तों, जब पूरा भूख हड़ताल हो रहा था, भूखमरी आ गया था दोस्तों। सामाजिक एवं धार्मिक कारण देखिए, सांस्कृतिक सुधार की नीतियों में पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो चुका था दोस्तों। 1850 में देखिए आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले एक पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज असंतोष की भावना फैल गई दोस्तों। 1813 देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया और कालांतर में बेरोजगारी और विधवाओं और जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की दोस्तों। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। तो इसके पहले सती प्रथा, दास प्रथा और नरबली प्रथा लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पश्चात शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध किया दोस्तों। आर्थिक कारण देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों यथा अस्थायी बंदोबस्त, रेतबाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों पर जमकर शोषण किया गया। व्यापारिक कंपनी अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखता था दोस्तों। मतलब सिर्फ अंग्रेज कंपनी को लाभ से मतलब था दोस्तों। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी और हथकरघा उद्योग संलग्न वर्ग व किसानों को आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई और कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया दोस्तों। सैन्य कारण देखिए, सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था। सैन्य कारण दोस्तों क्या था, सेना में भारतीयों और अंग्रेजी का अनुपात क्या था, क्वेश्चन अगर पूछ दे तो दोस्तों तुरंत फंस जाइएगा। इसका अनुपात 5:1 था। तो एक अंग्रेज था तो 5 इंडियन था दोस्तों। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्री पार सैनिकों का जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया और यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था दोस्तों। 1854 के डाकघर अधिनियम लाया गया दोस्तों। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार का हनन जैसा था दोस्तों। नोट देखिए, धातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग तत्कालीन कारण देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूसों के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अंततः इसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा और अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया।
कालांतर में यह बात सही साबित हुई और गाय और सूगर की चर्बी वास्तव में बलूच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी दोस्तों। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब 1857 के विद्रोह का प्रारंभ देखिए दोस्तों। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिकों मंगल पांडे ने किया। विद्रोह की शुरुआत कर दी और उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर कमांडिंग ऑफिसर हैरिसे था दोस्तों। और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाने और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी कौन था? जनरल हैबिट था दोस्तों। चलिए हम लोग विद्रोह के विस्तार देखते हैं। देखिए दिल्ली विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ और सिपाहियों ने अपने अधिकारियों को अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया। और 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित किया। देखिए दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेज का पुनः अधिकार सितंबर 1857 में पूरी तरह हो गया दोस्तों। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन और हेडसन व लॉरेंस को भेजा गया दोस्तों, जिसमें निकोलसन मारा गया दोस्तों। कौन मारा गया? निकोलसन दोस्तों। भेजा गया था 3 को दोस्तों, जॉन निकोलसन, हेडसन और लॉरेंस को, लेकिन जिसमें निकोलसन मारा गया। हेडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों पौत्र को यह कवच देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। हेडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी दोस्तों। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। लखनऊ देखिए, जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, जिन्हें महकपरी के नाम से भी जाने जाती थी दोस्तों, नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र मतलब छोटा बच्चा था दोस्तों, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट की रक्षा करते हुए कौन मारा गया दोस्तों? हेनरी लॉरेंस दोस्तों। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 को विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हैवलॉक मारा गया दोस्तों। वहाँ कौन मारा गया? हैवलॉक दोस्तों। कालांतर में ब्रिगेडियर जनरल नील भी लखनऊ में मारा गया दोस्तों। कालांतर में ब्रिगेडियर जनरल नील को कहाँ मारा गया? लखनऊ में दोस्तों। चलिए कानपुर देखिए। कानपुर 5 जून 1857 दोस्तों। कानपुर में अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी धोतूपंत जिन्हें बोलते हैं कि विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया गया। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे
ने की थी दोस्तों, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंगा था दोस्तों। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1857 में कैंपबेल कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और नाना साहब को अंत में नेपाल, नाना साहब दोस्तों अंत में नेपाल चले गए। झांसी देखिए, झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म इनका वाराणसी या मृत्यु दोस्तों ग्वालियर, के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में हिरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जमकर मिले। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे और झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग के दीवारों के पास वीरगति प्राप्त की दोस्तों। लड़ती हुई कहाँ वीरगति प्राप्त हुई दोस्तों? दुर्ग के दीवारों के पास। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गोरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनकी विश्वासघाती मित्र मान सिंह उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, उन्हें फांसी दे दी गई दोस्तों। बिहार देखिए, जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व भाई उनका अमर सिंह था दोस्तों। उसका छोटा भाई क्या था? अमर सिंह ने किया दोस्तों। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यह विद्रोह को दबा दिया दोस्तों। फैजाबाद देखिए, फैजाबाद का विद्रोह वर्तमान में अयोध्या में दोस्तों। फैजाबाद कहाँ है? वर्तमान में अयोध्या दोस्तों। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया दोस्तों। और कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया दोस्तों। आपका बीपीएससी 2.0 में यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, फैजाबाद का विद्रोह किसने किया था? तो अहमदुल्ला ने किया दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। दबाया कैंपबेल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इलाहाबाद देखिए दोस्तों, वर्तमान में जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली दोस्तों। कौन संभाले? मौलवी लियाकत अली दोस्तों संभाली। अंत में ब्रिगेडियर जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया दोस्तों। एक दिन के लिए भारत की राजधानी कौन बना दोस्तों? इलाहाबाद आपका बना। यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था दोस्तों। बनारस देखिए, सामान्यतः जनता का विद्रोह, बनारस में सामान्यतः जनता का विद्रोह था दोस्तों। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा दमन किया गया और यहाँ बच्चों और स्त्रियों की मृत्युदंड दे दिया गया। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। बरेली देखिए दोस्तों, बरेली में खान बहादुर खान थे दोस्तों। बरेली में जो नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान दोस्तों, विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया दोस्तों। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दे दी गई दोस्तों। राजस्थान देखिए, राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान का कोटा ब्रिटिश विद्रोह का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। यहाँ जयदयाल या हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व किया दोस्तों। कोटा राजस्थान में कौन किया दोस्तों? जयदयाल या हरदयाल विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए असम देखिए, असम में विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त, असम में विद्रोह की शुरुआत दोस्तों मनीराम दत्त ने की तथा अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंधा को राजा घोषित कर दिया। मनीराम को छोड़कर मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई दोस्तों। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही दोस्तों। उड़ीसा में कौन थे? उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही विद्रोहियों के नेता बने और 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। गंजाम यानी उड़ीसा में विद्रोह के नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया दोस्तों। नेतृत्व कौन किया? राधा कृष्ण दंड सेना दोस्तों।
ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं 1857 के विद्रोह के एक नज़र में दोस्तों। प्रमुख केंद्र और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश दमनकर्ता दोस्तों। दिल्ली से थे दोस्तों बहादुर शाह जफर और बख्त खान दोस्तों, उनका सेनापति था दोस्तों। और जनरल, इनको दमन कौन किया? जनरल निकोलसन और हेडसन दोस्तों। दिल्ली को किसने दमन किया? अंग्रेज दोस्तों। कौन थे? जनरल निकोलसन और हेडसन दोस्तों। लेकिन वहाँ के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे दिल्ली से दोस्तों? बहादुर शाह जफर और बख्त खान दोस्तों। लखनऊ से देखिए, लखनऊ दोस्तों बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी? विद्रोह का नेतृत्वकर्ता लखनऊ से कौन थी दोस्तों? बेगम हजरत महल था। और दमन कौन किया दोस्तों? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल दोस्तों। दमनकर्ता कौन थे? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कानपुर देखिए, कानपुर से दोस्तों नाना साहब थे और तात्या टोपे थे दोस्तों। लेकिन अंग्रेज जो विद्रोह को दमन किया, दबाया दोस्तों, ये कैंपबेल था दोस्तों कानपुर में। चलिए झांसी और ग्वालियर देखिए दोस्तों, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। और अंग्रेज कौन था दोस्तों? जनरल हिरोज, इसको दबाया था दोस्तों। जगदीशपुर देखिए बिहार, बिहार में दोस्तों कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और उनके भाई छोटे अमर सिंह दोस्तों। और अंग्रेज कौन था दमन करता दोस्तों? मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। कौन था? मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर दोस्तों। चलिए फैजाबाद देखिए दोस्तों, यही पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे दोस्तों। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे, नेतृत्वकर्ता थे। विद्रोह को नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे फैजाबाद से? मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। और दबाया ब्रिटिश अधिकारी कौन था दोस्तों इस विद्रोह को? कैंपबेल था, कैंपबेल दोस्तों। चलिए इलाहाबाद देखिए, इलाहाबाद और बनारस दोस्तों, लियाकत अली कर रहे थे वहाँ से विद्रोह का नेतृत्व। और दोस्तों दबाया कौन? ब्रिगेडियर जनरल नील दोस्तों। कौन दबाया? जनरल नील दोस्तों। बरेली देखिए, बरेली से खान बहादुर खान था दोस्तों। कौन थे? खान बहादुर खान दोस्तों। और अंग्रेज कौन था दोस्तों जो विद्रोह को दबाया? कैंपबेल था दोस्तों, कैंपबेल। गढ़मंडला जबलपुर दोस्तों, यहाँ से शंकर शाह, रघुनाथ शाह दोस्तों। यहाँ कौन विद्रोह को अंग्रेज कौन दबाया दोस्तों? कमांडर क्लार्क इस विद्रोह को दबाया था दोस्तों। और जबलपुर गढ़मांडला का नेतृत्व करता विद्रोह का कौन था दोस्तों? शंकर शाह, रघुनाथ शाह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नॉर्थ में देखिए दोस्तों, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया, जिहाद का नारा दिया और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया दोस्तों। देखिए मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के रहने वाले? मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अजीमुल्लाह ने लिखा दोस्तों। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे किसने लिखा? अजीमुल्लाह लिखा दोस्तों। चलिए लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का संजीव वर्णन किया दोस्तों। संजीव वर्णन। कश्मीर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? गुलाब सिंह दोस्तों। गुलाब सिंह कश्मीर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? गुलाब सिंह दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बंगाल, पंजाब और राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद और मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका दोस्तों। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की दोस्तों। चलिए 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम जैसे प्रतीत होने लगा दोस्तों। बागपत यानी उत्तर प्रदेश के बड़ौत फरगना के एक ग्रामीण शाह मल ने गांव वाले को संगठित कर 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरित किया दोस्तों। बागपत यानी उत्तर प्रदेश दोस्तों के बड़ौत फरगना के ग्रामीण शाह मल ने गांव वाले को संगठित कर 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरित किया दोस्तों। छोटा नागपुर में देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र में 1857 में सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने अंग्रेजों को विरुद्ध कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया दोस्तों। कौन? गोनू ने दोस्तों। सती और चोरा घाट की घटना देखिए, सती और चोरा घाट की घटना दोस्तों। कानपुर में नाना साहब ने सती चोरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखा से मारकर जिससे महिलाएं भी शामिल थी दोस्तों, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया दोस्तों। बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीरगति मिली, किंतु नाना साहब और बेगम हजरत महल को नेपाल चले गए दोस्तों। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोस्तों नेपाल चले गए। विद्रोह की और सफलता का कारण देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदार और शिक्षित लोगों के साथ नाम मिलना दोस्तों,
विद्रोह जो असफल हुआ तो इसका कारण था कि जमींदारों और शिक्षित वर्गों का साथ ना मिलना। विद्रोहियों का संगठित आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले किंतु किसी ठोस योजना पर अमल ना कर सके दोस्तों। देखिए सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं की। सैनिक जो थे दोस्तों संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे दोस्तों। देखिए अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार सबसे बड़ा कारण उनके योग्य नेतृत्व का ना होना। और जॉन लॉरेंस तो यह कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होते तो हम सदा के लिए हार जाते। जॉन लॉरेंस का क्या कहा दोस्तों, यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होते तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन और अनुशासन और सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी और आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारक माना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए विद्रोह का महत्व। चलिए देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है दोस्तों। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति बीज पैदा हुआ दोस्तों। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हुए। अब विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा दोस्तों। विद्रोह के परिणाम देखिए। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु उसने दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया दोस्तों। उद्घोषणा में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की किसी भी विचार पर परित्याग किया जाएगा। फलतः भारतीय निवेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया दोस्तों। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव पद का प्रावधान किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इस सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया दोस्तों। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था दोस्तों। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा दोस्तों। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत में प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए और अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। भारतीय सैनिकों की संरचना और अनुपात में भी बदलाव किए गए दोस्तों। देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत देखिए दोस्तों। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा दोस्तों, L.E.R. रीज ने क्या कहा, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था दोस्तों। L.E.R. रीज कहे थे दोस्तों। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह था। ये कौन बोले? बेंजामिन डिज़रायली बोले दोस्तों। भी आया दोस्तों सभी। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। कौन बोले दोस्तों? बेंजामिन डिज़रायली दोस्तों। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही यह
स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले? आरसी मजूमदार बोले दोस्तों। आरसी मजूमदार क्या बोले दोस्तों? आरसी मजूमदार बोले दोस्तों। 1857 के विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले थे? आरसी मजूमदार दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थ सिपाही विद्रोह था दोस्तों। यह पूर्णतः क्या था? देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जो सीले कहा था दोस्तों। ये कौन बोला था? यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, सीले बोले दोस्तों। और यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस बोले दोस्तों, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कौन बोले? जॉन लॉरेंस दोस्तों। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कौन बोले? जॉन लॉरेंस बोले दोस्तों। और यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, सीले बोले दोस्तों। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स बोले दोस्तों। टी.आर. होम्स क्या बोले? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स बोले दोस्तों। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने बोला। तो बी.डी. सावरकर क्या बोले थे? यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों। यह विद्रोह यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कौन बोले दोस्तों? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर इस बात को बोला था। यह विद्रोह यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बोले थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें और उनके लेखक देखिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौन लिखे दोस्तों? बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा? बी.डी. सावरकर दोस्तों। द पीजेंट एंड द राज कौन लिखे? एरिक थॉमसन स्टॉक दोस्तों। एरिक थॉमसन स्टॉक क्या लिखे थे? द पीजेंट एंड द राज दोस्तों, एरिक थॉमसन स्टॉक्स लिखे दोस्तों। फिर 1857 द रिवोल्ट, 1857 का द रिवोल्ट कौन लिखे थे? अशोक मेहता। 1857 का द रिवोल्ट अशोक मेहता दोस्तों। द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार लिखे दोस्तों। द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन लिखे? आरसी मजूमदार दोस्तों। द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन बोले? आरसी मजूमदार दोस्तों। सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूनिटी दोस्तों कौन बोले थे 1857 में? शशि भूषण बोले। कौन दोस्तों? शशि भूषण। द सिविल रिबेलियन इन इंडियन मूवमेंट म्यूटिनी 57-59 कौन बोले दोस्तों? शशि भूषण चौधरी दोस्तों। फिर देखिए द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया जॉन विलियम्स केरो बोले। कौन बोले दोस्तों? जॉन विलियम केरो दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया जॉन विलियम्स कायो दोस्तों। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-49 कार्ल मार्क्स बोले दोस्तों। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स बोले दोस्तों। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक बोले दोस्तों। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858 सर सैयद अहमद खान बोले दोस्तों। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858 सर सैयद अहमद खान बोले। द सिपोय म्यूनिटी ऑफ 1857 द सिपोय म्यूनिटी ऑफ 1857 द सोशल एनालिसिस द सिपोय म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय बोले तो। कौन बोले? HP चट्टोपाध्याय। 1857 SN सेन सरकारी वकील, सरकारी पत्र लेखक। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए दोस्तों। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले थे दोस्तों? बी.डी. सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले थे? बी.डी. सावरकर दोस्तों। राष्ट्रीय विद्रोह जन विद्रोह ये कौन बोले? बेंजामिन डिज़रायली दोस्तों। राष्ट्रीय विद्रोह जन विद्रोह कौन बोले थे? बेंजामिन डिज़रायली दोस्तों। पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन बोले थे? जॉन लॉरेंस एवं सीले दोस्तों। पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन बोले थे? जॉन लॉरेंस एवं सीले दोस्तों। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर बोले दोस्तों। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कौन बोले थे दोस्तों? जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर दोस्तों। बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध दोस्तों टी.आर. होम्स बोले थे। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कौन बोले? टी.आर. होम्स दोस्तों। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन बोले दोस्तों? L.E.R. रिज दोस्तों। धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन बोले? L.E.R. रिज दोस्तों। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्र आरसी मजूमदार बोले थे। कौन बोलते? आरसी मजूमदार दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। कौन बोले? अशोक मेहता दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, अशोक मेहता बोले।
1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था दोस्तों। कौन बोलते हैं? पी रॉबर्टसन बोले दोस्तों। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था और जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था दोस्तों। कौन बोले? पी रॉबर्टसन दोस्तों, पी रॉबर्टसन। आपका वीडियो यही कंप्लीट किया जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।